आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब भी डरा रहा है। इस बीच विपक्ष की तरफ से कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। इस बार वे ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार से सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र से 3 सवाल पूछे। उन्होंने लिखा, ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे। नंबर 1, जो दवाई की कमी के लिए सरकार क्या कर रही है। नंबर 2, मरीजों को ये दवा दिलाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने सवाल किया है कि इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में आखिर क्यों फंसा रही है। इससे पहले भी सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। उन्होंने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने संबंधी खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वहीं हम आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे देश में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जरूरी दवाई एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का एक और कंसाइनमेंट 30 मई को ही यूनाइटेड स्टेट ने भारत भेजा है। अब तक कुल 2 लाख डोज भारत को मिल चुकी है। तो कोरोना संकट से जूझ रहे देश में ब्लैक फंगस का कहर भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस को लेकर जो सवाल किए हैं उन पर बीजेपी नेताओं के जवाब भी आप सुन लीजिए। राहुल जी केवल ट्विटर गांधी हैं। ट्विटर पर प्रश्न पूछते हैं, ट्विटर पर उत्तर चाहते हैं। जमीन पर कहां है कांग्रेस? कांग्रेस कार्यालय बंद है, नेता घरों में छुपे बैठे हैं। लॉकडाउन कांग्रेस ऑफिस में लगे हैं। पूरी लॉकडाउन में है कांग्रेस। और अध्यक्ष जी केवल भ्रम पैदा करने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। एक भी मरीज हमारी सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं है। एक एक मरीज की चिंता हो रही है और भारत का एक एक नागरिक बचाया जाएगा। महामारी हराई जाएगी और मानवता को जिताया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। मैं तो ये 3% वाले लोग हैं। 70 साल इसके परिवार ने राज किया। और बोलो जरा जीडीपी की नरसिम्हा राव अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो भारत का सोना तक बेचने की कगार पे पहुंचा दिया था। और पूरी उम्र घोटालेबाजी करने के बाद इस देश का पैसा किन किन जगहों पर लेके गए हैं वो तो इन्हीं के समय पर हुआ है। तो हॉल ऑफ शेम में तो सबसे पहला नाम जो है गांधी, झूठे गांधी, असली नहीं, नेहरू परिवार का आता है। और ये उसमें बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरें लगी हुई देख सकते हैं। जो बीमारी है ये देश में ऑलमोस्ट अभी एकदम तुरंत से बढ़ा हुआ उसमें और लगभग 10 मरीज ज़्यादा आए। इस समय कोई 12 या मरीज हैं। पहले कोई पूरे देश में पूरे साल में 1000-1200 मरीज आते थे। सरकार ने तुरंत उसकी तैयारी करी। विदेश से भी रातों रात दवाई वहाँ से स्पेशल चार्टर फ्लाइट से मंगाई गई। और आज ब्लैक फंगस की दवाई में कोई कमी नहीं है। सिर्फ इतना है कि क्योंकि इसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कोई इसमें कालाबाजारी ना हो, इसलिए कहा गया भाई राज्य के सरकारों के माध्यम से, वहाँ के जो लोकल डीएम्स हैं उनके माध्यम से अस्पताल को भेज दी जाए दवा वहाँ पे, ताकि इसमें कोई व्यक्ति बाहर जाकर कोई काला धंधा ना करे, इस पर कालाबाजारी ना करे इस पर। चलिए अब आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें वो ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी लगातार कई ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां समझा रहे हैं। उन्होंने आज लिखा है, ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे। एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है। ये पहला सवाल सरकार से राहुल गांधी का। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी ट्वीट के जरिए कि मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा तीसरा सवाल पूछा है राहुल गांधी ने कि इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है।
ये तमाम बातें कही हैं। अब राहुल गांधी का ट्वीट तो आपने देख लिया, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको देश का हाल भी बता देते हैं। 7 राज्यों में सबसे अधिक मरीज हैं, 26 राज्यों में ब्लैक फंगस की दस्तक हो चुकी है। देश में अभी तक करीब 20,000 मरीज जो है उपचाराधीन है, जिनका ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। 7 राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज देश के 7 वो राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के जो रोगी हैं वो इस समय उपचाराधीन हैं। ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। ब्लैक फंगस से तड़पते मरीजों को समय पर दवा और इंजेक्शन ना मिलने से डॉक्टरों की हिम्मत जवाब देने लगी है। जगह जगह डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस से तड़पते मरीजों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जान नहीं बचा पा रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि अब तक कई मरीजों की आंख हम निकाल चुके हैं और अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। नेक्स्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। इस समय दवा मिलना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों में फंगस पहले ही काफी फैल चुका होता है, इसका कारण ऐसे मरीजों की जान मुश्किल में पड़ जाती है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो शुरुआती लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन समय पर इंजेक्शन और दूसरी दवाएं न मिलने के कारण उनकी भी जान मुश्किल में पड़ रही है। यही कारण है कि फंगस की वजह से देश में मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। ये तमाम बातें डॉक्टर्स की तरफ से कही जा रही हैं। खुराक के बारे में हम जानकारी दे दें। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 23 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध करा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 21 करोड़ खुराक का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने साफ किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा खुराक मौजूद है। अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों को 2 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास खुराक और ज्यादा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 23 करोड़ से जो ज्यादा खुराक है वो उपलब्ध करा चुकी है, ऐसा कहना है सरकार का। तो कोरोना से लड़ने के साथ साथ देश ब्लैक फंगस से कैसे लड़ रहा है, इस मसले पर आज चर्चा करेंगे। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से, इनके अलावा प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल प्रदीप भटनागर जी आपके साथ। राहुल गांधी ने आज फिर से ट्वीट किया है। वो पूछ रहे हैं कि ब्लैक फंगस जिस तेजी से बढ़ रहा है देश में, आप और आपकी सरकार इस फंगस से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। 3 सवाल यहां उन्होंने दागे। पहला, एम्फोटेरिसिन बी कैसे उपलब्ध होगी, इसकी प्रक्रिया क्या है, और तीसरा, किस तरीके से आप लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, औपचारिकताएं क्यों निभानी पड़ रही हैं लोगों को। 3 सवाल राहुल गांधी के। प्रदीप भटनागर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, फोन पैच करवाते हैं उनका। सुजाता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, आपसे ही पहला रिएक्शन मैं चाहूंगी। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वो उल्टा उन पर ही तो नहीं भारी पड़ रहा है? क्योंकि कोई उनके सुझाव ऐसा लग रहा है कि लेना ही नहीं चाहता। अभी भी आपने बीजेपी नेताओं की बाइट सुनी होंगी, वो यही कह रहे हैं कि हमें उनके सुझावों से कोई लेना देना नहीं, हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है। तो ये दुर्भाग्य तो इस देश का है कि अगर विपक्ष के नेता हमारी सरकार को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है और सवाल ऐसे उठा रहे हैं जो लोगों की जान से, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और इस कोरोना महामारी के समय में लोगों की जान बचाने के लिए किए जा रहे हैं, तो अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कमी किसके अंदर है। मैं बार बार कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आपने ये चेहरे दिखाए थे, अभी 3 आपने फ्रेम बना के, ये कहते हैं कि दिग्गज नेता हैं इनके आज के, मगर ये दिग्गज नेता जो है ये देश के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। जो सरकार में होकर विपक्ष के ऊपर सवाल उठाए, ये पहली बार हुआ है भारत में, क्योंकि भारत में जब भी कोई सरकार रही है तो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और जो सरकार में रहा है उसने सवाल का जवाब दिया है, ना कि उस पर हमला बोला है। क्योंकि ये उन गद्दारों के साथ रहे, उन गद्दारों का इन्होंने हमेशा समर्थन किया है, इसलिए ये हीन भावना इनके अंदर है। शायद हमें प्यार और मोहब्बत से इनको समझाने की जरूरत है कि इस हीन भावना से निकले
और लोगों की जान बचाने की कोशिश करें। पर मुझे नहीं लगता कि महामारी के समय में हम ये सारी जागरूकता अभियान, समझाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कर सकते हैं। जरूरत है, समय की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अपने ही लोगों को प्रताड़ित करके, उनको बदनाम करके, उनको मरने के लिए ना छोड़ दे, जिस प्रकार से इन्होंने किया। ये कह रहे हैं कि हमें जो करना है हम कर रहे हैं, सब चीजें ठीक है। जब समस्या सामने होती है और आप समस्या को देखना नहीं चाहते तो आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। यही मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो एम्फोटेरिसिन की इंजेक्शन है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन के आई है, क्योंकि ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस से लड़ने के लिए ये एकमात्र उपाय बताया जा रहा है अभी तक। इसलिए केंद्र के पास ये पावर है, क्योंकि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट भी लगा हुआ है और हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जब महामारी होती है तो जिम्मेदारी केंद्र की होती है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें और आगे बताना भी चाहूंगी, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से ठीकरा फोड़ दिया ना, पहले राज्य सरकारों पर, फिर विपक्ष पर, फिर पहले जमात पर, फिर किसानों पर, इसका मतलब है ये जिम्मेदार सरकार नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन अब आवश्यकता है कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो लोगों के जीवन को बचाने के लिए कहा है, इसलिए सरकार सुने। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, राहुल गांधी के 3 सवाल। एम्फोटेरिसिन की आपूर्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस दवा को पाने के लिए प्रक्रिया क्या है? और लोग औपचारिकताओं में क्यों फंस रहे हैं? आप लोगों को इलाज देने की बजाय उन्हें औपचारिकता में क्यों फंसा रहे हैं, प्रदीप भटनागर जी? किसी की अगर आप किसी की लाइन को पढ़कर औपचारिकता के विषय में अगर बोले तो थोड़ा सा शोभनीय नहीं है। ठीक है, उन्होंने कमरे बंद करके इसी चला के ट्वीट कर दिया सुबह उठते ही बिना ब्रश करे। ठीक है, आपने उसे आप उजागर आप बात कर रहे हैं अपने डिबेट पे। मैं बता दूं, देखिए कहीं भी इसी तरीके से रेमडेसिविर की ब्लैकमेलिंग शुरू हुई थी, जिसको कंट्रोल जल्दी से पाने के लिए हर जिला स्तर पे जिला अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी, एक पोर्टल बना के कि आप जिला अधिकारी को मैसेज करिए, आप जिला अधिकारी को अपने डॉक्टर से लिख के एप्लीकेशन दीजिए, आपको रेमडेसिविर आपके हॉस्पिटल में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसी तरीके से जो अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का चल रहा है वही सिस्टम बनाया है। जिस दवाई जो जरूरत है, जिससे पेशेंट को उसको बाकायदा ऑनलाइन उसको पोर्टल पे जो जरूरत है उसे दी जाएगी। कोई दवाई की कमी नहीं है, मानसिकता की कमी है। जो मानसिकता लोगों की माइनस में जा रही है, कमी उस चीज की है। आज भारतवर्ष के अंदर ये हाल है ऑक्सीजन का भी कि ट्रक खड़े हैं 7-8 दिन से और ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं कि इतनी ज्यादा है कि पूर्ति नहीं हो पा रही है। हर चीज में जरूर समय लगा, मगर ऐसा नहीं है। आज हर चीज को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। मगर क्या है, कुछ लोगों को विदेशी मीडिया में रहने का बड़ा शौक होता है भारत को छोड़ के। कुछ लोगों को बड़ा हाईलाइट रहने का बड़ा शौक होता है विदेशी मीडिया में, उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष के होते तो शायद भारत के विषय में सोचते। समस्या सबसे बड़ी ये है, अगर ये लोग अपनी मानसिकता को चेंज करते हुए अगर भारत के हित के लिए और भारत के विषय में बोले ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बीच में बोलूंगी, आपने कहा भारतवर्ष के नहीं है, शर्म नहीं आती? भारतवर्ष के नहीं है, विपक्ष भारतवर्ष का नहीं होता, कहाँ का होता है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप अनाप शनाप कोई भी बात कहेंगे और मैं जवाब तक नहीं दूंगी। आप कह रहे हैं कि वो भारतवर्ष के नहीं है। अगर आप भारतवर्ष के होते, आप अगर भारतवर्ष के होते तो न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं छापता। अगर आप भारतवर्ष के नहीं होते तो जो जितनी शिकायत चल रही थी उसका फोटो नहीं सकता विदेशी मीडिया में। अगर आप भारतवर्ष के होते, आप जितने लोग कहते हैं अरे आप मार्ग सौदागर हो, दंगइये हो, आप दंगइये हो, आप हिंदू विरोधी हो, आप दंगइये हो, आप हिंदू विरोधी हो। प्रदीप भटनागर जी, आप डिसाइड करेंगे कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन भारत का है और कौन विदेश का है। प्रदीप भटनागर जी, कुछ भी मत बोलिए, देखिए उनका गुस्सा जायज है। आप इस तरह की टिप्पणी कर ही क्यों रहे हैं कि कौन भारत का है और कौन विदेश का है? भारत सरकार का साथ देता, ना कि चुपचाप, ना कि इस तरह जैसे छोटी हरकतें कर रहे हैं ये लोग। एक बात बताइए प्रदीप भटनागर जी, एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड सुजाता जी, मैं ले रही हूँ, उन्हीं से सवाल ले रही हूँ। पहली बात तो मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्रदीप भटनागर जी, इस तरह की टिप्पणियों से बचें। आप तो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, तो ऐसी टिप्पणियों से तो आपको बचना ही चाहिए।
अगर मुझे किसी की लाइन पढ़ना शोभा नहीं देता तो आपको भी ऐसी टिप्पणियां करना शोभा नहीं देता। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, एम्फोटेरिसिन की कोई कमी नहीं है, तो यूएस से खेप क्यों मंगाई गई? 2 बार आई है यूएस से एम्फोटेरिसिन की खेप। और दूसरी बात, बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला गिड़गिड़ाती रही लेकिन उसे एसकेएमसीएच से वापस भेज दिया क्योंकि मुजफ्फरपुर में मना कर दिया गया है, वहां पर अब दवाइयां ही नहीं है, तो ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। ये खबरें पढ़ते हैं आप प्रदीप भटनागर जी? इन खबरों की जानकारी रहती है आपको? कितने ऐसे मरीज हैं जिनका ऑपरेशन हो रहा है, बावजूद उसके वो बच नहीं पा रहे हैं। अरे एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था मध्य प्रदेश से, आपकी ही सरकार है वहां पर, सोनू सूद ने मदद के लिए फिर उन्हें कहा। ये तो देखिए, इनकी तो जानकारी रखिए। और आप कह रहे हैं कि किसी कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसे कैसे कमी नहीं है सर? कमियों को स्वीकार ही नहीं करते प्रदीप जी आप लोग। देखिए, स्वीकार बिल्कुल करेंगे, मगर ये जो विपक्ष के लोग ज्यादा बोल के जो दूसरे की जो जवान इसमें विपक्ष क्या करेगा? एम्फोटेरिसिन की कमी है, उसमें विपक्ष क्या करेगा? अभी आप अपनी बात कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रदीप भटनागर जी, विपक्ष की बात नहीं करेंगे, आप अपनी बात कीजिए। मैं बिल्कुल, देखिए, अगर दवाई की कमी तो विदेश से मंगाई गई ना, कमी को देखते हुए। ये तो नहीं सरकार चुप और मौन बैठी रही। सरकार की पूर्ति के लिए जो दवाई विदेश से आएगी, देश में बनेगी, उसके लिए अग्रिम है और काम कर भी रही है। अगर आप ही ने कहा ना विदेश से दवाई आई है, तो आई इसलिए पहली चीज देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो आपने बताई बिल्कुल घटना थी और उस पर भी इंक्वायरी बैठ गई है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा बिल्कुल कमी आई, मैं कैसे कह दूं कमी नहीं आई? सरकार के अंदर बैठे जिस सरकारी आदमी के नुमाइंदे ने गलती करी है वो भुगतेगा और भुगत रहा है। मैं ये भी कहता हूँ, सरकार बेशक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, अगर वहां पे माइनस कुछ चीजें हुई है तो मैं क्यों स्वीकार करूं? प्रथम देश का नागरिक हूं, जो गलती मेरी सरकार की है वो क्यों छिपाऊंगा मैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी की बाकायदा टूटी बनाई गई है, जिसमें ईएनटी का, नेत्र का डॉक्टर बाकायदा एक पैनल बना के बनाया गया है, बाकायदा उसकी जिम्मेदारी तय करी गई है। अगर मैं इनसे राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान की बात जवाब नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ की बात को नहीं जवाब देंगे। भटनागर जी, दूसरा है राज्य कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां पर ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। गुजरात की बात कर लीजिए, वहां के हालात सुधार लीजिए। राजस्थान का देख लेंगे सुजाता जी और उनकी सरकार। आप गुजरात और गुजरात और कर्नाटक पर रहिए ना, आप देखिए वहां पर क्या स्थिति है। आपको अपने ही राज्यों में दवाइयां पहुंचाने के लिए नहीं है प्रदीप भटनागर जी, और आप बात कर रहे हैं राजस्थान की। वाह, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा है। मैं तो अपने जहाँ मेरी सरकार बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा है। ठीक है, कुछ कहना चाह रही है सुजाता जी? प्रदीप जी अब 2 मिनट का समय दे दीजिए, कुछ कहना चाह रही है सुजाता जी। एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, आप अपनी बात रखिएगा। आप कह रही हैं, या राहुल गांधी ने कहा कि क्या यहाँ सरकार अपना रही है? सरकार ने 2 कंसाइनमेंट मंगाए हैं यूएस से एम्फोटेरिसिन बी के, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रही है ना सरकार? आप मुझे बताइए पल्लवी जी, पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ कि मंगवाई है, कर रही है, ये सुनकर जो मरीज है अस्पताल में उसका हम क्या करेंगे? आपको मालूम है इसमें क्या हो रहा है? एक व्यक्ति की एक आंख निकाल दी गई, जिसके बारे में मैं जानती हूँ। उसके बाद रोते रोते फोन आया कि उनको दवाई की जरूरत थी, दी गई, क्योंकि वो बड़ा हुआ था। एक साइनस निकाला गया, फिर तीसरी बार उनका ऑपरेशन करके एक और साइनस निकाला गया। आखिर में रोते रोते वो कांग्रेस के नेताओं को फोन कर रहे थे कि किसी तरह से, मैं उत्तराखंड राज्य की बात बता रही हूँ, जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि मुझे कृपा करके ये दिलवा दो किसी भी तरह से। सीएमओ कह रहे हैं उनके पास नहीं है। हमारे नेता ने वहां जाकर धरना दिया और फिर अगले दिन वो दवाई मंगवाई गई। इसका मतलब हम अगर दबाव नहीं डालते तो दवाई नहीं आती। लेकिन सोचिए, एक आंख की रोशनी बची हुई थी, अगर उस वक्त उस तरीके से नहीं किया गया होता, उस व्यक्ति की एक आंख की रोशनी जो बची हुई थी वो भी चली जाती। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दल की सरकार है। इतनी बेशर्मी देश में किसी को नहीं करनी चाहिए कि सरकार में जब आप आ जाएं तो आप शर्म खो दें, आप ये कहें कि कोई हमें सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक राष्ट्र हैं। इस राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक दल सरकार बनाती है और जो बाकी दल होते हैं वो उनसे सवाल कर सकती है, क्योंकि वो विपक्ष है, वो उन्हें रास्ता भी दिखाती है। अभी आपने सुना भटनागर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये कौन होते हैं हमें बताने वाले, और इन्होंने तो ये भी सवाल उठा दिया कि ये इस देश के नागरिक नहीं है। इस तरह की बातें ये जब करते हैं तो ये अपनी हीन भावना भी दिखाते हैं और अपना मानसिक स्तर भी दिखाते हैं और संतुलन बिगड़ा हुआ भी दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे हम इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। इस बीमारी से लड़ने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। और आखिरी और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ,
अब तक जो बात कही गई है ना, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मैं भटनागर जी को बड़ा समझदार समझती हूँ। इनके बड़े नेता शायद इतने समझदार मुझे लगते नहीं। मुझे लगता है कि वो टीवी पर तो बैठ जाते हैं, बकबक तो कर देते हैं, बड़े बड़े लॉ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, उन्हें अक्ल या समझ थोड़ी कम है। इसको अन्यथा ना ले। भटनागर जी, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ उसे जरूर पढ़िएगा। शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को, उसमें पढ़िएगा, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में लिखा गया है, ये कॉनकरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें अगर आप जाएंगे आइटम नंबर 29, कॉनकरेंट लिस्ट का आइटम नंबर 29 अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महामारी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। और ये मैं शायद पहली बार किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर मैं या किसी ने भी, मैंने नहीं सुना किसी और को बोलते हुए ये बात आपको पढ़कर बता रही हूँ। कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, देख लीजिएगा कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, ये केंद्र की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये कॉनकरेंट लिस्ट में और महामारी के समय में पावर उनके पास ज्यादा है, ये ट्रांसफर हो सकता है उनको। आइटम नंबर 29। जी बताइए प्रदीप भटनागर जी। नहीं, बिल्कुल मैंने देखिए, ऐसा है जो मेरी जिस भावनाओं से मैंने आपको बोला है ना भारतवर्ष के विषय में लेके, देखिए वो मेरी जो भावना है कि आप कहीं भी देश हित में इतनी बड़ी महामारी है ना, आप लोग बोलते नहीं है विपक्ष में। ठीक है, हमारा काम है सुनना, ये नहीं कि हमें अगर मीडिया ने डिबेट पे बुलाया है तो मुंह छुपा के भाग गए। उस चीज को फेस करने के लिए, जवाब देने के लिए बैठते हैं और बैठते भी रहेंगे। अब मुंह छुपाने वालों में से नहीं है। पहले चीज देखिए, जो आपने दवाई के विषय में कहा, तो दवाई के विषय में आपको बताया, ठीक है, आपने बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, मगर एक राज्य सरकार का भी समन्वय और एक साथ होता है, क्योंकि राज्य में भी जब चुनी हुई पार्टी आई है सरकार बना के, उसके भी एक जिम्मेदारियां हैं अपनी, एक अपना अधिकार है उसका। मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूं, आपको मैं कुछ अपने अधिकार दिए गए हैं और उसके साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है देने के लिए। ये नहीं कि पीछे हट रही है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी प्रदेश के अंदर, ऐसा नहीं है। मगर ये चीजों आप जो हुमर फैलाना चाहते हैं भारतवर्ष के अंदर, जो आप चीजें दिखाना चाहते हैं ट्विटर के द्वारा, वो ठीक नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस समय आप बिल्कुल उछालिए विपक्ष की खूब, आप जितनी उल्लंघना देना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए, आपका अधिकार है। मगर जब अगर आपदा आए तो कृपया निवेदन है कि आप खड़े तो जाइए। जहां चाइना का विषय आया तो आप चाइना के साथ खड़े हो गए, कहीं पाकिस्तान का विषय आया तो आप खड़े हो गए, आज महामारी का विषय आया तो आप अलग खड़े हो रहे हो। आप ऐसा नहीं है ना, आप भारत में खड़े तो ना, कितना बढ़िया कभी एक अभी प्रवक्ता ने बोला भारतीय जनता पार्टी के कि ये जो चला रहे हैं अभियान महामारी का, ट्विटर पे चला रहे हैं, रोड पे नहीं चला रहे हैं, ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं, ट्विटर पे सेवा कर रहे हैं। और ये कोरोना की महामारी की जितनी भी चल रही हैं, अगर मैं सवाल दागता हूँ ना तो ये लोग वहां से हट जाते हैं, पूछता हूँ तो ये हट जाते हैं, इनके प्रदेशों पे जाऊं, इनसे नेताओं तक जाऊं तो ये हट जाते हैं। इन आज विषय अगर नया आया है तो हमें उस तक पे जाना चाहिए। जिस आज जो महामारी, देखिए कितने बड़े डॉक्टर साहब पैनल में बैठे हैं और हमसे कई गुना इस विषय पे जानते हैं और बताएंगे भी। हाँ, लेकिन देखिए मैं आपकी एक बात का जवाब जरूर देना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि ट्विटर पर बैठे हैं, हमारी यूथ कांग्रेस जगह जगह पर काम कर रही है। और आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी कोविड पॉजिटिव भी हुए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अपना कार्य जो वो अपने कमरे से कर सकते वो कर रहे हैं। और बिल्कुल सवाल उठाने का सुनिए, ये लोकतंत्र है, सुनिए, पहले चुप होकर सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। जब आप बात करते हैं सवाल उठाने का, तो वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष का ये काम होता है। विपक्ष वो नहीं करेगा जैसे आप बताएंगे, जैसे संविधान में है ना वैसे ही करा जाएगा। अब महामारी के समय में बाहर जाके भीड़ इकट्ठी करेंगे तो आप कहेंगे बाहर क्यों आ रहे हो। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम आपके साथ सकारात्मक रूप से खड़े हुए हैं, तभी तो आपको बार बार समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। लेकिन आपका काम है, सुनिए, आपने केवल हमारे देश के लोगों को परजीवी बताया। आपने हमारे देश के लोगों पे अभी जो सवाल उठाए ना, इन बातों को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जनता के ऊपर ये बातें काम नहीं कर रही कि आप राहुल गांधी जी ने जाके खड़े हो गए, चीन के साथ जाके राहुल गांधी जी ने अभी तक एक इंजेक्शन को क्यों नहीं करा? ये इंजेक्शन लगवाने पहुंचे
पहले तो महामारी अभी से तक लोगों को ऐसा राहुल गांधी जी ने कोई ट्वीट नहीं करा कि जितने भी युद्ध कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं वो वैक्सीन लगवाने जाएं, वैक्सीन ले, क्या ऐसा ट्वीट श्री राहुल गांधी ने किया है? झूठे आंसू, मगरमच्छी आंसू आप सब कुछ कह लीजिए, आप तो सब कुछ कह सकते हैं। आपके तो राहुल जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाठी से भी मार सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, आपका रामदेव अधिकार है। मैंने बहुत छोटा सवाल करा आपसे, क्या श्री राहुल गांधी जी ने अभी तक कोई ट्वीट किया है? आप लगवाना चाहे लोगों को प्रेरणा दें, क्या आपको ट्वीट करा है राहुल जी ने? जवाब देंगे कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्योंकि वो एक सेकंड, मेहनत सुजाता कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, किस बात की ये टीस है? लगातार ये बात मैं हर प्रवक्ता के मुंह से सुनती हूँ कि राहुल गांधी ने अपना वैक्सीन लेते हुए फोटो नहीं डाला, राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर कुछ ट्वीट नहीं किया। किस बात की टीस है? प्रधानमंत्री ने तो डाला है ना सर, और प्रधानमंत्री तो आपके हिसाब से इतने फेमस हैं कि उनको देखकर हर कोई वैक्सीन लगवाने निकल ही रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने मुझे। देखिए, मैं आपको तो मैंने श्री राहुल गांधी जी के विषय में अगर बोला है ना, देखिए हमें तो आधा सत्कार सिखाया गया है बोलने के लिए। हम तो गालियां सुनते रहते हैं, विपक्ष की खूब सुनते हैं, पेट भर भर के देते हैं, सुनते हैं। मैंने कहा कि आप ठीक है, आप ट्विटर कर खूब हैंडल पे यूज कीजिए, खूब गालियां लिखे, जो लिखा लिखिए, मगर क्या आपको ये ट्वीट पे आया है कि श्री राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा हो यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वैक्सीन निकलवाले, घर से निकले और लोगों को प्रेरित करें? क्या ऐसा कोई ट्वीटर अभी तक श्री राहुल गांधी जी ने करा है? बिल्कुल, आप ट्वीट तो कर रहे हैं श्री राहुल जी प्रधानमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए। भाई, आप सरकार में बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, आपके कितने मंत्री कई वर्ष रहे हैं सरकार चलाने में, और जब से भारत आजाद हुआ है आपने सरकार चलाई है, आपकी बहुत बड़ी देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है आपको एक संदेश देने की। हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सुजाता पॉल जी, कैसे संदेश देंगे आप? अभी तक तो राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ, भारतवासियों को निकलना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्या वैक्सीन को लेकर गांधी परिवार को विश्वास नहीं है? हालांकि सोनिया गांधी लगवा चुकी हैं वैक्सीन, मनमोहन सिंह भी लगवा चुके हैं वैक्सीन, लेकिन कोई फोटो उनके द्वारा पोस्ट नहीं की गई और ना ही ये कहा गया कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। देखिए, देश में जो सरकार में होता है उनको आप देखिए कि प्रधानमंत्री का पद क्या है। अगर प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, वो स्वागत है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति विशेष के बारे में अगर मैं उनकी इज्जत ना भी करूं तो मैं उस पद का सम्मान करती हूं। इसलिए उस पद पे जो बैठा है मुझे उनका सम्मान करना पड़ेगा जब तक वे प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री वे भाजपा के क्यों ना हो, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। ये सरकार मेरी भी है, भाजपा दल की है। भाजपा ये भूल जाती है। अगर राहुल गांधी आके अपनी फोटो खिंचवा के डाले, मनमोहन सिंह, मतलब आप क्या चाहते हैं कि पूरी नौटंकी मंडली इकट्ठी हो जाए और दिखाए कि हमने करा? अरे मेरे प्रधानमंत्री ने अगर टीका लगाया है तो हमें मैं राहुल गांधी जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, ये अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं के आइकॉन तो होंगे ना, तो बात को नहीं आइकॉन भी आपकी पार्टी में आइकॉन तो होंगे जो उन्हें फॉलो करते होंगे, उनके बीच में तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। I am giving respect to my Prime Minister. You can't understand that. मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि देश में बहुत सारी पार्टियां होती है, मगर जब हम पॉलिटिकल क्लास की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की फोटो आ जाती है, जिसकी हम सबको इंतजार था, हम बोल भी रहे थे कि क्यों नहीं टीका करवा रहे, क्यों नहीं फोटो लगा रहे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री फोटो लगाते हैं और अपना टीका लगवाते हुए उनकी वीडियो आती है तो लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वे केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं, मेरे भी हैं। दूसरी बात, अगर सारे नेता अपनी फोटो लगा के डालने लगेंगे तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि ऐसा लगेगा जैसे प्रधानमंत्री ने किया तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ एक चीज मानती हूँ कि अगर किसी ने टीके के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कही है, मैं उनके साथ नहीं खड़ी हूँ। लेकिन अगर टीके के बारे में किसी ने सकारात्मक सुझाव आपको जब भी दिया, वो आपको एक सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि हम एक साइंटिफिक दुनिया में रहते हैं।
हम गोबर गौमूत्र वाले पीरियड में नहीं लेते भाई साहब। हम प्रधानमंत्री का मान करते हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री की इज्जत भी करते हैं जब वो अपनी फोटो डलवाते हैं। आपने सुना था किसी को कि किसी ने उनका मजाक उड़ाया हो जब फोटो डाली गई? आपने अभी कहा बहुत गालियां देते हैं। अरे भाई साहब, जो ट्रोल आर्मी आपने छोड़ रखी ना आपके आईटी सेल ने, अमित मालविया ने, उनको हमने बहुत झेल लिया। अब आप हमें नहीं झेल पा रहे क्योंकि हमें आपने इतनी अति कर दी कि अब हम पलट गए हैं और हम आपसे सवाल उस प्रकार से कर रहे हैं जो आपकी भाषा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं ये बताएंगे का क्या मतलब है? हम आपको इसलिए बताएंगे क्योंकि ये देश हमारा भी है। आप भले ही सोच लीजिए कि आप इस देश के मालिक हो गए, हुए नहीं है। ये देश में आप कह रहे जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बाहर आ क्यों नहीं आ रहे? हम कह तो रहे हैं, जब आप कहेंगे कि आपके साथ खड़े होने के लिए क्या करना है, आप आए, प्रधानमंत्री को कहिए कि इस बात को कहें, हम उनके साथ खड़े, हमारे तमाम नेता उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये देश के ऊपर आई विपदा है। इसमें हम देश में एक होके ही लड़ सकते हैं। विपक्ष का जो काम है उसे सकारात्मक रूप से लेने की आदत डालिए। हर वक्त विपक्ष की तरह सवाल करके आप अपना काम नहीं कर सकते, इस चीज को देखिए। और आपसे निवेदन है, रामदेव को जेल भिजवाइए। तमाम हमारे एलोपैथिक डॉक्टर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काली पट्टियां डाल के, अच्छा संदेश नहीं जा रहा। आखिरी कमेंट प्रदीप भटनागर जी, और सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्ष के चक्रव्यूह में फंस गई है? सवालों में इस तरीके से आप उलझ गए हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे? प्रदीप भटनागर जी, सवाल देखिए, कोई नहीं उलझे हुए। मैंने तो एक छोटा सा सवाल करा था इनके बीच में बोलते हुए कि श्री राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी भी भारतीय अपनी पार्टी में हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की आइकॉन हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। क्या उनके संदेश के लिए मैंने कही थी इनसे? मुझे बार बार मजबूर कर रहे हैं प्रदीप जी कि मैं आपको टोकूं, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब फोटो डाल दी तो किसी और को डालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। मेरी बात देखिए, बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। देखिए, फॉलो जो करते हैं, मैंने उनके लिए कहा है, जो फॉलोवर्स हैं नेताओं के, मैं ही प्रधानमंत्री जी का फॉलोवर्स हूँ, ऐसा नहीं है। अगर ये चीजों आप जो चीजें इसी चीज का संदेश जाता है, क्योंकि जो फॉलो करते हैं उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं उनके साथ। मैं तो ये इनसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं छोटी सी बात आपको बता रही हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कोविड सेवक नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कोविन ऐप में रजिस्टर करने तक के लिए लोगों की मदद करने के लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो आप कर सकते हैं वही तो करेंगे भाई। डॉक्टर आप अपने प्रदेशों में जाके देख नहीं रहे, आप क्या चल रहा है, आप नहीं हम कर तो फिर भी कर रहे सकते। हैं। आप बताइए क्या कर सकते हैं? अभी उठाने अगर मध्य प्रदेश प्रदीप जी, अभी तो आप उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष आपको मदद पहुंचाए, तो वही है ना कि हम तू मैं ही फंस के रह जाते हैं। सर, आपसी समन्वय की बहुत ज्यादा हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों में कमी है। सभी को अपना निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं साधना है और इसी की वजह से हम इस महामारी से उबर नहीं पा रहे हैं। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए। इस मसले पर आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज खबरनामा में हम ब्लैक फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए सरकार की प्लानिंग के बारे में सवाल किया एक ट्वीट के माध्यम से। इसके बाद से ही ब्लैक फंगस को लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि आखिर जब इस महामारी का कहर इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो दवाइयों की हमारे देश में इतनी कमी क्यों है। आज जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, राहुल गांधी
गांधी का पहला सवाल। दूसरा सवाल उनका, मरीज को ये दवा दिलाने की प्रक्रिया क्या है। वहीं तीसरा सवाल उन्होंने किया है कि इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। ब्लैक फंगस को लेकर राहुल गांधी के ये 3 सवाल, जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब बात यह है कि ब्लैक फंगस वाकई में हमारे देश में तेजी के साथ बढ़ रहा है। 26 राज्यों में ब्लैक फंगस की दस्तक हो चुकी है और अभी करीब 20,000 मरीज ऐसे हैं जो कि उपचाराधीन हैं ब्लैक फंगस के। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में अब यह महामारी भी बढ़ रही है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मरीज है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज इस समय उपचाराधीन हैं। ब्लैक फंगस से तड़पते मरीजों को समय पर दवा और इंजेक्शन न मिलने से अब डॉक्टरों की हिम्मत जवाब देने लगी है। जगह जगह से डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस से तड़पते मरीजों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी जान नहीं बच पा रही। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ब्लैक फंगस पर ही चर्चा करने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सीधा सा सवाल है, इतना ज्यादा अब हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? क्या वाकई में हमारे देश में एम्फोटेरिसिन बी की इतनी कमी है कि ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? और तो और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कई ऐसे केसेस हम देख रहे हैं सर कि मरीज का ऑपरेशन कर दे रहे हैं, बावजूद इसके उसकी जान चली जा रही है। वजह क्या है? मैं डॉक्टर, देखिए ऐसा है, अभी मैं सुन रहा था चर्चा आपकी, और ब्लैक फंगस इज ए ऑफशूट ऑफ ए इम्यून सप्रेशन। अभी कोविड हुआ, कोविड वेव 1 हुई, कोविड वेव 2 हुआ, तो ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, सारी पब्लिक को, जनता को पता लग गया इस बारे में। एक नई बीमारी तो नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है जो कि सॉइल में रहती है, स्पोर्स में रहती है, हवा में भी रहता है इसके स्पोर, और इसको मोल्ड्स कहते हैं। अब किसी पेशेंट को जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी का मतलब होता है बॉडी की लड़ने की क्षमता, खुद की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ब्लैक फंगस या कोई भी फंगस होने के चांसेस होते हैं। अब इसका एक बड़ा रहस्य है कि क्यों ब्लैक फंगस ही ज्यादा हुआ है, जबकि ब्लैक फंगस बाकी इम्यूनिटी सप्रेशन पेशेंट, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, या पेशेंट जिनको कैंसर की दवा चल रही है, या पेशेंट जिनको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, उनको ब्लैक फंगस इज नॉट दैट कॉमन। तो ये अभी भी रहस्य है हम डॉक्टरों के लिए भी कि ब्लैक फंगस व्हाई इट बिकेम सो कॉमन इन कोविड पेशेंट्स, वो अलग बात है। अब असली बात यह है कि ब्लैक फंगस का इलाज होता है एम्फोटेरिसिन बी। अब इसमें जो एक सीडीसी, सेंट्रल ड्रग और रिसर्च ऑफ अमेरिका है, उसने एक बार एक रिसर्च करी थी, उसने बताया कि 54% जो होते हैं पेशेंट, उनको मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी कि पेशेंट बचा नहीं पाते। कोविड-19 निमोनिया का पेशेंट है, उसको ऑलरेडी कोविड से लंग खराब हो चुका है, उसमें अगर ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन क्यों करते हैं वो बताऊंगा बाद में। असली बात है कि अगर ब्लैक फंगस को पहले दिन से इलाज कर लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, वेरी ऑन एयर, आप सब लोग सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस की डायग्नोसिस जितनी लेट हो जाएगी उतना दिक्कत आएगी। ब्लैक फंगस अगर पहले दिन या दूसरे दिन ही हम लोग सस्पेक्ट कर लें, जो कि शुरू में नहीं हो पाया। हमारे एक दोस्त थे इलाहाबाद में, उनका ब्लैक फंगस 7 दिन तक नहीं पता लगा, क्योंकि पहला केस आया था इलाहाबाद का, फाइनली ही लॉस्ट द बैटल। अब पहले दिन से पता करना बड़ा आसान भी नहीं है, लेकिन जो था ज्यादातर पेशेंट, 95% पेशेंट ब्लैक फंगस के हॉस्पिटलाइज में होते हैं, जो घर पे नहीं होता। घर में एक का दुक्का देखे गए हैं कि किसी को बहुत लंबा स्टेरॉइड चला तो उसको हुआ है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि ये जो अगर डायग्नोसिस पहले कर लें, उसका तरीका बहुत सिंपल है। अभी भी पेशेंट कोविड के आ रहे हैं, खत्म तो नहीं हुए। अगर कोविड का पेशेंट अस्पताल में भर्ती है और आईसीयू में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसको हम पहले दिन से कल्चर भिजवा दें। कल्चर जो रिपोर्ट होती है, फंगल कल्चर रिपोर्ट होती है, विच टेक्स अबाउट 3 डेज। सिम्टम बाद में आएंगे। सिम्टम क्या क्या आते हैं आपको सबको पता है। वो काले नाक पे जो कालापन आता है, अंदर पैलेट पे कालापन आता है, वो तो 10वें दिन 7वें दिन आता है, शुरुआत में आता ही नहीं है। फंगस उस समय घर कर चुका है आपके पूरे शरीर में, और आंख के पीछे ऑर्बिट में चला जाता है, जिससे आंख में सूजन आती है। लेकिन जो शुरुआती लक्षण बताएं आपको क्या है, शुरुआती लक्षण ही पब्लिक को जानना भी जरूरी है, और अस्पताल में फिजिशियंस और नर्सेज जो काम कर रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है कि शुरुआती लक्षण में केवल बुखार जो टूटेगा नहीं। नॉर्मली बुखार जो आता है वो पैरासिटामोल देने से कम हो जाता है, लेकिन ये बुखार ज्यादा टूटेगा नहीं। दूसरी बात होगा, उसकी एक्सट्रीम वीकनेस आती है। वीकनेस मतलब जो नॉर्मल पेशेंट बात कर रहा था, क्योंकि जब सैचुरेशन आपने ऑक्सीजन लगा रखा है, सैचुरेशन मेंटेन है, तो पेशेंट नॉर्मली फुल्ली कॉन्शियस होता है। उसको एक्सट्रीम वीकनेस आएगी कि वो
गिलास से पानी भी पीने के लिए दिक्कत करेगा। अगर ये दो लक्षण आ गए, बाद में तो कालापन आ जाए, आंख में सूजन आ जाए, एक चेहरे पे सूजन आ जाए, या उसका बेहोशी से हालत में चले जाए, ब्रेन में चला गया है, तो वो लक्षण है। तो शुरुआती लक्षण में दो बातें बताई मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट करूंगा कि शुरुआत में ही अगर पेशेंट आईसीयू में है, किसी भी अस्पताल में हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे कोविड का सेंटर हो, चाहे उसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे अपोलो हो, चाहे मेदांता हो, उसमें शुरुआती दौर में ही, क्योंकि ब्लैक फंगस का कोरोना से काफी स्पेशल रिलेशनशिप है, तो वो शुरुआत में ही फंगल कल्चर भिजवा दें, जिससे कि 2 दिन बाद पता लग जाए रिपोर्ट में कि फंगस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो पीछे जवान के नीचे से फंगस निकाला जाता है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बात आ गई, इतने केसेस हो गए, 7,000, 8,000, 9,000 केसेस हो गए पूरे इंडिया में, और इसकी एक ही मात्र दवा है जो कि एम्फोटेरिसिन बी। दूसरी दवा है पोसाकोनाजोल, जिसको काफी कम इस्तेमाल किया गया। अब पब्लिक में 3 तरह की भ्रांतियां हैं, और फिजिशियंस में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात, एम्फोटेरिसिन बी 3 तरह की होती है। एक होती है प्लेन एम्फोटेरिसिन बी, दूसरी होती है एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स, और तीसरी होती है एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल। अब हुआ क्या कि लाइपोसोमल इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ये एंटी फंगल मेडिसिन है। अब पूरे में देश में हाहाकार मच गया कि एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल लेके आओ। अब पेशेंट का अटेंडेंट पर्चा लेके घूम रहा है और लाइपोसोमल मिल नहीं रही, जबकि साथ साथ लिपिड कॉम्प्लेक्स मिल रही है। अब फिजिशियन कहते हैं कि लिपिड कॉम्प्लेक्स मत लाओ। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक में किडनी को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे में किडनी टोटली सेफ है। लेकिन अगर हम पानी ज्यादा देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद इलाज करता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैंने काफी कोविड पे रिसर्च कर रखी है। मैं वेव 1 से वेव 2 तक वेबिनार, बहुत रेगुलर वेबिनार किए हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के साथ। तो मैं फिजिशियंस को बताना चाहता हूँ, आपके टीवी के माध्यम से, बड़ा चैनल है, इसको चाहे तो रिपीट टेलीकास्ट भी करिएगा, कि अगर एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स मिल रही है तो उसको भी छोड़े नहीं, वो भी देते हैं, वो मात्रा अवेलेबल है थोड़ी बहुत। दूसरा आती है तीसरी वाली, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसका केवल प्लेन एम्फोटेरिसिन बी। अब फर्क कितना है? एक है, आप कह सकते हैं कि मारुति का फर्स्ट मॉडल, दूसरी है सेकंड मॉडल, और तीसरा होंडा एकॉर्ड। ज्यादा फर्क नहीं है, तीनों कारें हैं। अब कारों में फर्क है, तीनों काम करती हैं, एक में थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज्यादा है, दूसरे में साइड इफेक्ट कम है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट को एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल नहीं मिल पा रही है, तो एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स या एम्फोटेरिसिन बी प्लेन वाली ले लें, उसका इलाज शुरू कर दें। उस चक्कर में इलाज डिले हो रहा है। तीसरी बात, पोसाकोनाजोल टैबलेट आती है। पोसाकोनाजोल इज ऑल्सो एंटी फंगल फॉर म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस। इसका सवाल ही नहीं हो पा रहा है। कई कंपनी में आती है तो अवेलेबल है खूब आराम से। तो अगर एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल पा रही है तो कम से कम पोसाकोनाजोल, जैसे एक है कॉम्पीफ्लाम। एक बात यहाँ पर मैं डॉक्टर सर आपसे मैं एक बात समझना चाहूंगी। एक बात तो यहाँ पर साफ है कि डॉक्टर्स को भी शायद अभी इतनी जानकारी नहीं है कि इन दवाओं के साथ आप इलाज कर सकते हैं। जिसको देखिए वो एम्फोटेरिसिन बी के पीछे पड़ा हुआ है। तो एक यही वजह मानी जाए कि इसलिए हम कह रहे हैं कि दवाइयों की कमी हो गई और पूरे देश में ये र्यूमर इस समय फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। देखिए, डॉक्टरों को भी नहीं पता है कि पोसाकोनाजोल दूसरी दवा होती है। कल हमारे पास एक कंपनी वाले आए कि डॉक्टर कितनी चाहिए आप ले लीजिए, पोसाकोनाजोल ओरल भी है। अच्छा, वो ओरल टैबलेट भी है। तो मैं तो कहूंगा जो भी आईसीयू में पेशेंट है और थोड़ा भी शक हुआ है तो पोसाकोनाजोल नाम की दवा शुरू कर दें। कैंडिडेट की सिस्कैन टैबलेट होती है जो कि हम लोग नॉर्मली शुरू कर देते हैं कुछ पेशेंट को, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। देखिए, इलाज 2 तरह से होता है। एक होता है सस्पिशन पे, क्लिनिकल सस्पिशन है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे मैं पेशेंट हार्ट का देखता हूँ, उसको एंजाइना है या नहीं है, कंफर्म नहीं है, मैं एस्पिरिन शुरू कर देता हूँ कि चलो जब तक कंफर्म नहीं हुआ तब तक एक दवा शुरू कर दी जाए। बिल्कुल। तो पोसाकोनाजोल एक टैबलेट आती है जो कि एंटी फंगल है, जो कि कई दवाई कंपनी बना रही है। ये ओरल टैबलेट भी आती है। तो हम शुरुआत में अगर इसको दे देंगे तो काफी पेशेंट को बच पाएंगे। अब बचा सर्जिकल ट्रीटमेंट। आपने कहा इस सर्जिकल ट्रीटमेंट तक कोई पेशेंट पहुंच जाए तो बड़ी, दिस इज समथिंग वेरी पिटिएबल सिचुएशन। मतलब दया आती है किसी की आंख निकाल दी जाए जस्ट बिकॉज कि किसी को फंगस आंख में पहुंच गया था। लेकिन वो क्योर वो भी नहीं है, क्योंकि साथ साथ अगर आंख निकाल दी, इसका मतलब एक लोकेशन से आपने फंगस निकाल दिया। अब ब्रेन तो पूरा निकाल नहीं देंगे, कई बार लोगों को ब्रेन का एक पोर्शन भी निकालना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है ये बीमारी खतरनाक है, कहने का मतलब है कि बीमारी जानलेवा है। और कोविड-19 के पेशेंट में स्पेशल कोई लिंक है जो मुझे भी नहीं पता और शायद किसी दुनिया भर के किसी डॉक्टर को नहीं पता। Why this fungus is more common in COVID patients? सर, तो ये जो बातें लगातार बार बार कही जा रही हैं कि स्टेरॉइड हम इतना ज्यादा दे रहे हैं, इस वजह से कोविड पेशेंट को हो जा रहा है, या फिर उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक है, या फिर ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ज्यादा हो रहा है, तो ये तमाम बातें क्यों लिंक की जा रही है? स्टेरॉइड की बात या डायबिटिक वाली बात या इम्यूनिटी की बात? देखिए, ऐसा है,
हम तो अस्पताल में 20 साल से 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। मुझे पता है कि कई पेशेंट डायबिटीज के होते हैं, जो कि हमारे केसेस डायबिटीज अनकंट्रोल भी होते हैं और स्टेरॉइड भी चल रहा होता है किसी और कारण के लिए। ये पक्की बात है कि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और केसेस भी ऐसे कई होते हैं जहां पे हम स्टेरॉइड देते हैं और साथ साथ हम उसको डायबिटीज भी ज्यादा कंट्रोल नहीं होती है, उनमें ब्लैक फंगस नहीं देखा गया। जी। समथिंग इज बियॉन्ड दिस। ये पक्की बात है कि ब्लड शुगर अगर अनकंट्रोल रहेगा और स्टेरॉइड काफी दिन तक चल गया है। आई एम नॉट टॉकिंग, स्टेरॉइड इज ए लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस निमोनिया। आई कैन रिपीट इट, इट इज ए लाइफ सेविंग मेडिसिन। समबडी सेइंग, जैसे आयुर्वेदिक आचार्य ने, किसी बाबा जी ने बोला था कि आपने अननेसेसरी यूज किया। आई से नो, इट हैज नॉट बीन यूज अननेसेसरली, इट हैज बीन यूज फॉर नेसेसरी पर्पस। अनफॉर्चुनेटली कोविड ठीक नहीं हुआ तो लंबे समय तक दिया गया है। मैं जो भी स्टेरॉइड दिए गए हैं, लेकिन अगर स्टेरॉइड जल्दी दे दिया गया, वो अननेसेसरी हुआ है कुछ केसेस में, लेकिन आईसीयू पेशेंट में स्टेरॉइड दिए गए जिसको हम कहते हैं सॉल्यूमेड्रोल या जिसको कहते हैं सर, हम तो यही डेक्सामेथासोन। चाहेंगे कि जो तमाम दवाइयों के नाम आपने सुझाए हैं उनका इस्तेमाल भी डॉक्टर्स के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकें। अभी समय की कमी है, इसलिए डॉक्टर विवेक गुप्ता मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं?